सवाल गांधी जी का है, क्योंकि गांधी जी ने पहले दिन से कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। ये हर जगह कहते रहे, हर रोज कहते रहे। मेरा सवाल ये है कि गांधी ने कई आमरण अनशन किए, ये बार बार बोलता हूँ, गांधी ने कई आमरण अनशन किए, छोटी छोटी घटनाओं। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल हो गई तो, कोई ट्रेन डिरेल हो गई तो, कभी अंतर्मन की आवाज से, कभी अंतरात्मा की आवाज से, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से अनशन किए। एक पुणे में जो अनशन किया था उनने प्रिंस आगा खान महल में, वो क्यों किया था यही नहीं मालूम है। कभी वो शुद्धिकरण के नाम पे अनशन करते थे, मन की शुद्धि के लिए अनशन कर रहा हूं, किए उन्होंने अनशन। आजादी के बाद भी 2 अनशन किए, एक कलकत्ता में किया मुसलमानों को बचाने के लिए, दूसरा अनशन उन्होंने फिर 12-13 जनवरी को किया, जो अंतिम अनशन था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए और मुसलमानों को बचाने के लिए। तो आजादी के बाद 2 अनशन किए मुसलमानों को बचाने के लिए, उसके पहले कई अनशन किए अलग अलग वजहों से। मेरा सवाल ये बहुत सिंपल सवाल है, कोई भी गांधीवादी आके उत्तर दे दे। भारत के विभाजन जैसे इतने बड़े मुद्दे पर गांधी ने अनशन क्यों किया? बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत मासूम सा सवाल है, क्यों नहीं किया? क्या भारत का विभाजन का इतना छोटा मुद्दा था कि उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिली, उनकी अंतरात्मा ने नहीं बोला? और वो खुद कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। और ना केवल खुद उन्होंने अनशन नहीं किया, बल्कि जो उनके अनुयायी जो अनशन करना चाहते थे उनको भी जलील किया उन्होंने। एक कपल था, जब भारत के बंटवारे का ऐलान हो जाता है 3 जून को माउंटबेटन प्लान का ऐलान हो जाता है आकाशवाणी पर, तो उनको एक मानने वाला युवा दंपत्ति था। तो उस समय वाल्मीकि बस्ती में गांधी जी रुकते थे, दिल्ली में झंडे वाला के पास। तो उनके घर के बाहर वो उस जगह पे जहाँ गांधी रुकते तो वहां अनशन में बैठ जाता है। तो गांधी जी बोलते तुम्हारा अनशन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है? बोला हर किसी के अंतर्मन की आत्मा नहीं होती। बोला अच्छा, आपके अंतर्मन की आत्मा है, हमारे मन की आत्मा नहीं है। तो गांधी ने उनको इतना जलील किया, फाइनली बेचारों ने अनशन तोड़ दिया। तो ना खुद अनशन किया ना दूसरों को करने दिया। गांधी कहते रहे कि मेरी सुनता कौन है, मेरा अनशन करने का फायदा क्या होगा, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी जवान नहीं सुनता, मेरे सरदार नहीं सुनते, मेरी कांग्रेस नहीं सुनती, अब तो मेरे देश की जनता भी मुझे नहीं सुनती है, मेरा कहना कोई मानता ही नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी जो एक धोती पहनकर, आधा नंगा फकीर जिसको कहा जाता था, आधा शरीर जिसका नग्न रहता था, और एक धोती पहनकर एक लाठी लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता जो टेम्स की नदी किनारे लंदन में बैठी हुई थी, जिसके लिए कहते थे कि ये इसका सूरज कभी नहीं डूबता, उस सत्ता से, उस क्राउन से, उस चर्चिल जैसे बड़े नेता से एक अधनंगा फकीर एक लाठी लेके टकरा सकता है 3 दशक तक, 30 साल तक? तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे क्या? थे तो गांधी के चेले। कांग्रेस थी क्या? पूरी गांधी के चेलों की कौन गांधी से बड़ा नेता था? तो तुम अपने चेलों से नहीं टकरा सकते थे? हारते जीतते वो भविष्य का गर्व में है वो बात की। भाई गांधी के कितने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ सफल हुए? किसी भी आंदोलन से हमें आजादी तो नहीं मिली, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो। तत्काल तो हमें किसी से आंदोलन से आजादी नहीं मिली। कितने सफल हो गए, कितने असफल हो गए, सबको मालूम है। भाई तुम हारते अपने चेलों के सामने, सरदार और जवाहर के सामने, वो बात का विषय है। टकराते तो सही से। अब छूट देखिए, गांधी की दलील है। अब लियोनार्ड मोस्ले जो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पत्रकार है, वो नेहरू से 1963-64 में एक इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं कि आप बंटवारे के लिए तैयार क्यों हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम सब थक गए थे, हम सब बूढ़े हो गए थे और जेल जाने से डरने लगे थे। कोट अनकोट, हम सब बूढ़े हो गए थे, हम सब थक गए थे और जेल जाने से डरने लग गए थे। ऐसे में दंगे भी हो रहे थे, तभी बंटवारे की शक्ल में एक आजादी का रास्ता दिखाई दिया। हम उस रास्ते पे चले गए कि बंटवारा होकर हमें आजादी मिल सकती है, हम उस रास्ते पे चले गए। अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे नेहरू कहते, अगर हमें गांधी जी ने मना किया होता बंटवारे से, तो हम फिर सड़कों पर उतरते। तो नेहरू के मुताबिक तो गांधी जी ने मना नहीं किया बंटवारे के लिए, और करते तो नेहरू कह रहे हैं हम आंदोलन करते, हम नहीं स्वीकार करते बंटवारे को। यही बात आचार्य कृपलानी कहते हैं कि अगर गांधी जी ने, वो आचार्य कृपलानी कहते हैं 14, 15, 16 जून को जो महासमिति की बैठक जिसमें बंटवारे के फैसले पर कांग्रेस ने मोहर लगाई थी, उस बैठक के बारे में आचार्य कृपलानी ने बाद में लिखा 60 के दशक में कि अगर गांधी जी उस बैठक में बंटवारे का विरोध कर देते तो पूरी कांग्रेस जो है बंटवारे का विरोध करती। अब गांधी जी सच बोल रहे हैं या नेहरू और आचार्य कृपलानी सच बोल रहे हैं? अब तो ये लोगों को तय करता है, कांग्रेस के लोगों को तय करता है। या तो गांधी को झूठा बोल दो या जवाहरलाल नेहरू को झूठा बोल दो, या कांग्रेस के लोग तय कर दे, दोनों लिख के गए, दोनों बोल के गए। तो ये ना फुटबॉल हो रही है ना एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने की। ये आज तक हम उसी में घुसे हुए, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि विभाजन का गुनहगार कौन था।